और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दतिया के दंगल में। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं और दतिया का ये मुकाबला सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं है, ये मध्य प्रदेश की राजनीति का भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां 2028 की तैयारियां भी देखी जा रही हैं और जनता का मूड क्या है ये भी दोनों राजनीतिक दल पता करना चाहते हैं। यही वजह है कि पूरी ताकत झोंकी गई इस बार दतिया के इस उपचुनाव में, लेकिन काफी नजदीकी मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है। इस वक्त का अपडेट यह है, चौथे राउंड में कांग्रेस एक बार फिर आगे हो गई है। लगातार आगे पीछे प्रत्याशी हो रहे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह एक बार फिर आगे हो गए हैं और लगातार वोटों का अंतर भी आपको बता रहे हैं। दामोदर यादव जो इस बार एक अलग अंदाज में इस चुनाव में आए हैं, त्रिकोणीय मुकाबला जरूर बनाया, लेकिन खुद कह रहे हैं कि जीतूंगा तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर मेरे साथ जनता जुड़ी है, जनता ने मुझे भी जानना चाहा है। तो दतिया ने जिस तरह से लगातार अलग अलग दौर देखे हैं, क्या इस बार कुछ नया होगा दतिया में, क्या दिलचस्प होगा, ये देखने वाली बात होगी। शरद जी, निश्चित तौर पर और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये टक्कर काफ़ी एक नज़दीकी मुकाबले की है और दामोदर यादव पर निगाह रखने की बात लगातार हो रही है। तो जैसा हमने पहले भी विश्लेषण में जब दतिया को लेकर हम लगातार विश्लेषण कर रहे थे बीते सप्ताह जी, तो हमने कहा था कि क्या दामोदर यादव AIMIM हैं, क्या उसी तरह की एक भूमिका निभाएंगे। तो हो सकता है कि दामोदर यादव कुछ उसी भूमिका में नजर आए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरने वाले कैंडिडेट्स के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बड़ा लोकप्रिय शब्द है जो हिंदी पट्टी में आ गया है, वोट कटवा। ये जो वोट कटवा उम्मीदवार उतरते हैं चुनाव में, ये चुनाव को सीधे प्रभावित करते हैं और किसी एक पक्ष की तरफ इनका जो वोट कटवा एलिमेंट है वो झुक जाता है। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि ये वोट कटवा एलिमेंट किस तरह से आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है और मुझे लगता है कि ये मतगणना के लिहाज से भी एक फंसा हुआ चुनाव हो सकता है, जिसमें अंतिम चरणों में हमें काफ़ी देखने को मिलेंगी चुनौतियां। अगर ये 100 से 500 के बीच में फंसता है ये चुनाव नतीजे को लेकर, तो आप तय मानिए कि देर रात तक भी मतगणना का क्रम चल सकता है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये स्थितियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान लगातार बने हुए हैं, स्वतंत्र सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता, गुलरेज जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, और पाराशर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाराशर जी, दामोदर यादव को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने से लेकर वोट कटवा, जैसा कि शरद जी जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके साथ अपना एक कारवां चला है। वोटों की जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो गिनती हो रही है उसमें दामोदर यादव लगातार अच्छे वोटों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये दरअसल शुरू से ही लग रहा था कि वो एक इस तरह की भूमिका निभाएंगे। जाहिर है कि अभी वो जो इस तरह से कह रहे हैं कि घनश्याम सिंह नरोत्तम मिश्रा के कैंडिडेट हैं या समर्थन मिल रहा है, उसी तरह से उनके बारे में भी यही परसेप्शन है कि उनको सरकार का समर्थन मिल रहा है, तो ये बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। तो ये एक कहानी जो है इसी तरह की है कि कई इसमें कोण काम कर रहे हैं इंटरनल, जैसा कि हमने कहा कि अंदरूनी संघर्ष इसमें काफ़ी ज़्यादा मुखर होकर दिखाई दे रहा है। और मुझे जो लगता है, देखिए ये तो स्पष्ट था और कांग्रेस के जो रणनीतिकार थे उनको उसी समय ये सोचना चाहिए था कि अगर दामोदर यादव उनके वोट काटेंगे तो इसका उनके पास क्या उपाय है। और मुझे लगता है कि उन्होंने क्या बातचीत की दामोदर यादव के साथ ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो हर चुनाव में होता है। भारत में एक 27-28% का एक ऐसा वोट है जो लोग तीसरी पार्टी को ऑप्ट आउट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जहाँ बायपोलर होता है, ये तो एक सुविधा है बायपोलर की कि भाई आपको 1-2% का इधर उधर हुआ और आप जीत गए किसी उसमें। लेकिन अब जो ये तीसरी पार्टी जी, मतगणना केंद्र के बाहर से हमारे साथी जुड़ गए हैं, एक क्विक कमेंट उनका लेकर उमेश पाराशर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उमेश, क्या अपडेट है अभी, कितने राउंड्स और अब तक क्या डिक्लेरेशन?
दामोदर यादव मंडल। देखिए सर, अब अभी जो है 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें बीजेपी अभी 139 वोटों से अपनी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि ये जो अंतर है वो बहुत कम हुआ है, पहले 1194 थी और अब जो है लगातार राउंडों में घटती जा रही है। अब कुल 139 वोटों की बढ़त है। लेकिन इसमें सर चौंकाने वाली बात यह है कि जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है टक्कर दे रहे हैं। भले ही वो तीसरे नंबर पे है, लगातार वोट है वो उनका बढ़ता जा रहा है। अभी अगर तीसरे राउंड की बात की जाए तो उनको तकरीबन 1200 के आसपास वोट मिले हैं। तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा, और लगातार जो टक्कर है वो भी दे रहे हैं। यही वजह है कि जो अंतर है वो एक और इम्पोर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो हमें जरूर बताइएगा कि परंपरागत रूप से पिछले इलेक्शंस को देखें तो कांग्रेस को जो समर्थन मिला था वो रूरल इलाकों से मिला था, मतदान केंद्रों से मिला था, जो ग्रामीण इलाकों में। अभी जो ईवीएम के राउंड सामने आ रहे हैं ये शहरी क्षेत्रों के हैं या मिक्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के हैं? थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। देखिए, अभी ये शहर के आसपास के क्षेत्र के हैं। अगर तकरीबन 5 किलोमीटर का जो दायरा है वहां लगातार जो पेटियां हैं वो खुल रही हैं। और यही वजह है कि अगर गोरा घाट की बात की जाए तो जहां से कांग्रेस हमेशा जीतती आ रही थी, अब इसमें जो है बीजेपी ने बढ़त बनाई है। तो ग्रामीण इलाकों में भी जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि चौथे राउंड को जरूर देखना होगा। ये राउंड जो है दिलचस्प लग रहा है क्योंकि अब ग्रामीण इलाकों की तरफ जो है ईवीएम खुलने जा रही है। और यही वजह है कि अगर ग्रामीणों का समर्थन कांग्रेस को मिलता है तो निश्चित तौर पर ही जो है इस राउंड में जो है स्थिति है वो स्पष्ट भी होना शुरू हो जाएगी। जी निश्चित तौर पर, लेकिन अभी मामला काफी उलझा हुआ है। मतलब अभी किसी भी नतीजे पे पहुंचना बहुत बड़ा जोखिम लेना है और अभी भी कोई साफ ट्रेंड हमको नजर नहीं आ रहा है इसमें। यानी बिल्कुल दोनों एक दूसरे को छूते हुए चल रहे हैं। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि जो स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स बनाते हैं कि बड़ी तेज रन बनाए, तो दोनों टीमें नेक टू नेक चल रही हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के एकदम करीब चल रही हैं। और ये कब तक करीब चलेंगी, क्या अंतिम राउंड तक हमको ये करीब देखना पड़ेगा? तो बेहिचक दतिया का जो चुनावी रण है उसने साफ तौर पर यही बात कही है जयप्रकाश जी कि ये मुकाबला बहुत करीबी है। बिल्कुल उमेश, धन्यवाद आपका। हम आगे अपडेट के लिए आपकी तरफ आएंगे। जयप्रकाश जी, यही बड़ा अहम सवाल है कि ये चुनाव इतना नज़दीकी हुआ, कारण बहुत साफ हैं। नरोत्तम मिश्रा जी एक सबसे बड़ा फैक्टर रहे। उनका जो समर्थन वर्ग है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस चुनाव में निराश हुआ होगा। हालांकि बीजेपी फिर भी मोटिवेट करती है और कांग्रेस ने ज़बरदस्त तैयारी की, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि घनश्याम सिंह, क्या उनकी उम्मीदवारी कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकती है? क्योंकि वो एक कूल और न्यूट्रल से कैंडिडेट हुए, एक बहुत प्रोएक्टिव मैदान में कूदने वाले। अभी भी ये सवाल मौजूद है कि क्या अवधेश नायक होते तो परिस्थितियां कुछ अलग होती? बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं आप कि दरअसल घनश्याम सिंह ने क्या किया है, उसमें जो कांग्रेस की एक क्लासिक प्लेबुक है वो इस्तेमाल की उन्होंने। अगर आप देखेंगे तो वही जो सत्ताधारी दल है उसके अंदर जो विघटन है उसका फ़ायदा उठाने की बात की उन्होंने। सरकार पर वो आरोप लगाए और जो डिस्ट्रेस्ड क्लास है या मार्जिनलाइज्ड क्लास है जो कांग्रेस की प्लेबुक का एक बड़ा हिस्सा रहता है उसको फोकस किया। तो उनको अगर देखें तो वो जो 2 बार पहले जीते होंगे या उन्होंने जो राजनीति वो करते थे वही राजनीति। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट होते, आशुतोष तिवारी तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो ये जो उनका ये रणनीति है वो बड़ी फोकस्ड है और पुरानी आजमाई हुई रणनीति है। उन्होंने ज़्यादा नए प्रयोग नहीं किए। एक और अहम सवाल है, फिर मैं स्वतंत्र जी का भी रिएक्शन इस पे ज़रूर लेना चाहूँगा। एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट दिखा एक दिन पहले मतगणना के। राजेंद्र भारती जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, निलंबित कर दिया गया, सबटाज की बात हुई। क्या इसका मतलब ये था कि राजेंद्र भारती को जिस तरह इन्वॉल्व किया जाना था इस इलेक्शन में, जाहिर है वो बीजेपी में जा नहीं सकते या आज की राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्या वो अपने परिवार से किसी का टिकट चाह रहे थे जिसके लिए कांग्रेस सहमत नहीं हुई? अंदर की बात ये हो सकती है जयप्रकाश जी। और क्या अगर उनके परिवार से उनका पुत्र किथ एंड किन कोई भी होता तो क्या आपको लगता है कि चुनावी समर और रोचक होता? मुझे दरअसल आपको याद हो, हम जब पिछले डिस्कशन में बैठे थे तो हमने इस मुद्दे पर बात की थी कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पर विचार करेगी कि उनके जो सदस्यता समाप्त हुई है या उनको सजा हुई है उसके बाद उनके बेटे को किसी तरह की सहानुभूति का लाभ मिल सकता है।
मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ कांग्रेस ने उनको या तो कन्विंस नहीं करवाया होगा कि या किसी तरह की कोई विफलता कम्युनिकेशन की रही होगी उनके साथ कि भाई 2028 में हम आपको चांस दे सकते हैं। पर यह है कि ये जो लीडरशिप है पूरी की पूरी, उन्होंने नया प्रयोग करने के बजाय एक आजमाए हुए पुराने एक ऐसे आदमी को जो थोड़ा कूल है, जो ज़्यादा विवाद नहीं है जिसके पार्टी के भीतर, एक ऐसे आदमी को उन्होंने चुना जो उम्र दराज भी है। तो उनका भी देखा जाए तो घनश्याम सिंह का ये आखिरी ही चुनाव में समझता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो आगे पार्टी फिर वापस उनको कंटिन्यू करेगी। कांग्रेस भी नई जनरेशन पे जाना चाह रही है, उनका पूरा फोकस तो ये जो है सेफ गेम खेला है बिल्कुल कांग्रेस ने। वो तो भी है। और एक एलिमेंट और था कि अंदर से कथित रूप से ऐसी भी चर्चा थी कि बीजेपी से भी कुछ जो है उनके नाम पर एक समर्थन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कुछ रागात्मक संबंध हो सकते हैं। जयप्रकाश जी, हाँ, ये देखिए, ये जो पूरा बैटलफील्ड है अगर आप देखें ये दतिया का, ये बड़े बहुत विचित्र है। ये मतलब एक महाभारत की तरह दिखाई पड़ता है, कौन बिल्कुल, किसके बिल्कुल। साथ है। जी शुभांगी। बिल्कुल, गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, चीजें तो नजर आ रही हैं कि बीजेपी जो है वो, अगर आप एक ग्राफ को देखें, थोड़ा बहुत इधर उधर छोड़ दे, तो पहले फेज से लेकर अभी तक भी लगभग बीजेपी ही आगे रही है। ये ऊपर नीचे जब तक क्रिस्टलाइज नहीं होगा चलेगा, तो यही ट्रेंड बरकरार रहेगा। और अथवा मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम 15,000 वोट से बीजेपी निकाल रही है चुनाव। जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस तो बटी कुटी रही हमेशा ही रहती है और अभी भी बटी हुई है। और खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल जो निलंबन का जो इनका लेटर निकाला राजेंद्र भारती जी का, वो तो स्वीकारोक्ति थी कि हम हार रहे हैं। तो मतगणना के पहले ही स्वीकारोक्ति इनके शीर्षस्थ नेतृत्व ने कर ली कल। बस थोड़ी देर बाद इनके प्रवक्ता ही मानने लग जाएंगे। बताइए, स्वतंत्र जी बड़ा दावा कर रहे हैं गुलरेज जी की 15,000 का भी दावा है उनका, और उनका कहना है कि गुटी बटी कुटी कांग्रेस जो है क्या कर पाएगी यहाँ भी। थोड़ी देर में वो ये भी दावा कर रहे हैं कि आप भी मान जाएंगे कि हाँ जी, पिटी भी बोल पिटी दिया। शब्द भी और जोड़ दिया। जी। जी। सबसे पहले मैं पारासर सर की बात का जवाब देना चाहूँगा। सर ने एक बात मिस कर दी। पारासर साहब ने एक बात बोली कि सर जो घनश्याम सिंह थे वो बहुत सोबर फेस थे, बहुत इनोसेंट फेस थे, नॉन कंट्रोवर्शियल फेस थे। बट पारासर सर, अगर आप थोड़ा सा उनके इलेक्टोरल ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, 2018 में जब हमारी सरकार बनी कमलनाथ जी की, तो उस वक्त वो चुनाव करीब 32,000 से चुनाव जीत करके आए थे। 32,000 का मार्जिन ह्यूज मार्जिन होता है सर। 2 बार हम चुनाव जीत करके आए। 2018 की बता रहा हूँ सर। 2023 में सर, 2023 में जब चुनाव हुआ तो प्रदीप अग्रवाल से शायद 2-2.5 से चुनाव हारे। और 2-2.5 से चुनाव जब हारे तो उसमें भी एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था वो दामोदर यादव जी का था। इवन दामोदर यादव जो 28,000 वोट पाते हैं, आजाद समाज पार्टी से शायद थे, और बहुजन समाजवादी पार्टी भी जो हमारा पारंपरिक वोट थी 12-15 वोट लेकर चली गई। यानी वो 32,000 का जो मार्जिन था वो 2 अलग अलग पार्टियों में गया, पिछली बार आजाद समाज पार्टी में और बसपा में। इसके कारण 2000 चुनाव हार गए। अब आप एक चीज बताइए कि एक ऐसा कैंडिडेट सर जो 32,000 चुनाव जीता हो 2018 में, उसके बाद एक बहुत नैरो मार्जिन से, एक बहुत ही थिन वेफर थिन मार्जिन से अगर चुनाव हार गया हो वो 2023 में, तो क्या हमारे लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है वो? क्या हम उसकी इलेक्टोरल प्रोफाइल को देख करके, उसकी पॉलिटिकल प्रोफाइल और ऑफ कोर्स एक सोशल बता प्रोफाइल देंगे स्वतंत्र जी, इस पर तो बता देंगे जी नतीजे। नहीं, मैं पारासर सर की बात का जवाब दे रहा और था। चुनावी देखिए जीत हार को मैं फिर कहता हूं कि बहुत गंभीरता से जी। राजनीतिक दल लेने लगे हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। और भारतीय चुनावी राजनीति के इतिहास का अगर हम सब अध्ययन करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, आपको शायद ही कोई राजनेता मिले जो स्टालवर्ड्स होते हुए भी चुनाव ना हारा हो। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, है ना। इसमें कोई ये चीज़ नहीं है, सिक्के के 2 पहलू हैं, हार और जीत, और ये समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, दतिया बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलरेज साहब को शायद शुभांगी। बिल्कुल, और क्रिस्टलाइजेशन से सॉल्ट निकलेगा बीजेपी का, ये उम्मीद है गुलरेज जी को। गुलरेज जी, शुभकामनाएं आपको। अभी बने हैं आप, या आप जाने के इच्छुक हैं, मतलब क्योंकि कहीं और भी आपका अपॉइंटमेंट है, या थोड़ी देर अभी हमारे साथ बैठेंगे? भाई साहब 5-7 मिनट तो बैठ सकता हूँ। बिल्कुल, तो 15,000 पे कायम है आप कि और भी बढ़ सकता है मार्जिन आगे? 100% भाई साहब, क्योंकि इस 100% का आधार बताइए मुझे मजबूती से। ये नहीं कि गटी कुटी पिटी बटी कांग्रेस, ये नहीं, थोड़ा तथ्यात्मक आधार बताइए। आप भी राजनीति शास्त्र के गंभीर स्टूडेंट हैं। क्या कारण है, क्या वजह है कि आशुतोष तिवारी
जो हैं वो वहाँ से जीतेंगे, जबकि नरोत्तम जी उनके समर्थक तमाम बिंदु हैं दतिया के उपचुनाव में। मैं अभी कांग्रेस की बात ही नहीं करता, मैं अपनी ही बात करता हूँ। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। नरोत्तम मिश्रा जी का नेतृत्व रहा और उनका मार्गदर्शन रहा, उन्होंने आगे होकर लीड किया पूरे चुनाव को। और आशुतोष तिवारी जिस विनम्रता के साथ लोगों के साथ मिल रहे थे और खुद एक जिसको कहते हैं एक छात्र की तरह नरोत्तम मिश्रा जी के गाइडेंस में पीछे पीछे चल रहे थे, उसके सुखद परिणाम आने हैं। जहां तक बात है बीजेपी की, ये हम जो आंकड़ा बता रहे हैं 15,000 का, वो क्यों बता रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी बेसिकली कैडर बेस्ड पार्टी है और हम बूथ लेवल तक और पन्ना लेवल तक जाते हैं। तो ये जो हमारे पन्ना प्रमुखों का टैली आ रहा है, जो बूथवार जो हमने कैलकुलेशन किए हैं, वो बताता है कि 14-15 हजार से हम आराम से जीत रहे हैं इस चुनाव को। चलिए, लेकिन इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस 736 वोटों से आगे हो गई है चौथे राउंड में, और अब देखना होगा कि आगे पीछे की जो रेस चल रही है ये कहां जाकर रुकती है। अभी तो रुकना बहुत, मुझे लगता है, जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तो चौथा राउंड ही पूरा हुआ है। काफी नजदीकी मुकाबला, चौथे राउंड में भी कांग्रेस एक बार फिर आगे। नेक टू नेक फाइट का ये चुनाव बिल्कुल दिलचस्प है, ये कहना गलत नहीं होगा। स्वतंत्र सिंह चौहान जी, जेपी पाराशर जी, गुलरेज जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे दर्शकों को एक बार फिर अपडेट देंगे कि 736 वोटों से इस वक्त चौथे राउंड में कांग्रेस आगे चल रही है। कमल या हाथ होगा मजबूत, सभी के मन में ये सवाल। दतिया के दंगल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दतिया में नजदीकी मुकाबला चल रहा है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। ये हम तो कह रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी कह रहे हैं। चौथे राउंड की अगर बात करें तो कांग्रेस एक बार फिर आगे हो गई है 736 वोटों से। कांग्रेस के घनश्याम सिंह जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड की जो अगर हम बात करें तो इसकी जो काउंटिंग थी वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से वोटिंग हुई है, ईवीएम खुल रही है, और ये राउंड काफी महत्वपूर्ण इसलिए ही हो जाते हैं क्योंकि ग्रामीण जो जनता है वो काफी भोली जनता है, लेकिन अपने हक की बात करने पर आ जाए तो पीछे नहीं हटती है। तो क्या इस बार ग्रामीण जनता जो है, जो ग्रामीण है, वो कांग्रेस को समर्थन देंगे या बीजेपी पर दोबारा भरोसा जताएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन इससे पहले इस चुनाव के सबसे अहम किरदार जो इस चुनाव में उतरे नहीं, और शायद ये भी इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया इलेक्शन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, कि एक ऐसे उम्मीदवार जो इस चुनाव में उतरे नहीं हैं लेकिन चुनाव में पूरे समय उनकी चर्चा और उन्हीं की बात होती रही है। तो कुछ देर पहले हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सूरज शर्मा ने बात की पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। सुनिए क्या कुछ कहा इस बातचीत में डॉक्टर मिश्रा ने। दतिया में इस वक्त मतगणना चल रही है, जिस तरीके से तीसरे राउंड के रुझान आ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे। सर, रुझान आपके पक्ष में आते नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी रफ्तार आगे बढ़ती रहेगी? हम होपफुल है और ऐसे ही बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लोगों का विश्वास व्यक्त किया है पार्टी के प्रति, मोहन यादव के प्रति, प्रदेश अध्यक्ष के प्रति, सभी ने सामूहिक रूप से मेहनत भी की है। लेकिन जिस तरीके से जो संभावना थी कि आप उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवार नहीं हुए, कांग्रेस के भी राजेंद्र भारती को उम्मीद थी, वो भी नहीं हुई, उसके बाद कार्यकर्ता का मन टटोलना बड़ा मुश्किल लगा। तो चुनावी प्रचार के दौरान ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ता खुलकर बात कर रहे हैं। राजेंद्र भारती लड़ ही नहीं सकते थे, अयोग्य हो गए थे वो। उनकी पत्नी है, उनके परिवार के लोग, ये अलग विषय है, पर ये ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास करती है, विकास को मुद्दा बनाया, और पब्लिक जानती है दतिया विकास पसंद दतिया की जनता है, कि दोनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कहीं वोट देना खराब ही जाता है। आपके जो अच्छे काम है उनका तो फायदा मिला, लेकिन क्या कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फायदा ही मिला? कांग्रेस में रहें न रहें, उनके लिए कोई ये नई चीज नहीं है। वो बरसों तक अलग अलग दलों में रहे, आधा दर्जन से ज्यादा दूसरे दलों में रहे हैं। वो 4 दल से तो चुनाव लड़ चुके विधानसभा का, वो सपा, बसपा, कांग्रेस, घड़ी, हाथी, साइकिल, घड़ी, पंजा, इनसे चुनाव लड़ चुके हैं वो। तो इसलिए पार्टी में रहना न रहना उनके लिए कोई ऐसा नहीं। देखिए, आमतौर पर ऐसे ही होता है कि कभी बीजेपी आगे बढ़ती है, कभी कांग्रेस आगे बढ़ती है, तो उम्मीद है कि आगे पीछे होगा, या मेरे ख्याल से आगे निकलती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, शुरुआती रुझान है, लेकिन उम्मीद यही है, उत्साह भी यही, कॉन्फिडेंस भी है कि ये बढ़त आगे रहेगी और बीजेपी वहां से चुनाव जीतेगी। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़। ये आपने
ये आपने देखा कि क्या कुछ कहा डॉक्टर मिश्रा ने, दावा जीत का और होगा जब तक अंतिम नतीजे नहीं होंगे दोनों तरफ से। इस वक्त हमारे वरिष्ठ साथी मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसी बड़ी खबर के साथ। मनोज, चौथे राउंड में कांग्रेस फिर आगे हो गई है, ये खबर हमारे पास है। इससे आगे क्या सूचना है आपके पास? जी देखिए शरद जी, सबसे पहले ये खबर भी ब्रेक हमी ने की थी कि चौथे राउंड में कांग्रेस ने फिर बढ़त ले ली, लेकिन अब पूरे आंकड़े मेरे पास है। चौथे राउंड के उपरांत 4,858 जो वोट मिले हैं वो भाजपा को मिले हैं और 4,058 टोटल जो चौथे राउंड की मतगणना यदि इसको देखें तो हम कुल मिलाकर देख रहे हैं 4,058 जो वोट मिले हैं वो बीजेपी को मिले हैं और इससे करीब 4,900 कुछ मत कांग्रेस को मिले। तो अगर ओवरऑल हम देख रहे हैं तो कांग्रेस ने करीब करीब 800 मतों से चौथे राउंड में बढ़त ली। बहुत पहले हमने ब्रेक किया था कि जो वहाँ से, चूंकि हमारी तमाम बंसल न्यूज़ की सारी टीमें मौजूद है इस समय चप्पे चप्पे पर, तो पल पल की खबर सबसे पहले बंसल न्यूज़ को मिल रही है। लेकिन जिस तरह की चर्चा शरद जी आप और हम कर रहे थे कि चुनाव बड़ा रोमांचक है, बहुत ही अलग तरह का 50-50 आधा आधा मैंने कहा भी था, आपको याद होगा, तो उसी तरह का चुनाव दिखाई दे रहा है। और दोनों कांग्रेस या बीजेपी के आप दोनों कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करेंगे तो कोई भी अभी इस वक्त इस बात को कहने में नहीं है बहुत ही उसके साथ कि हम चुनाव जीत जाएंगे। मनोज, और मुझे तो ये लग रहा है कि मैं T20 मैच की कमेंट्री करने लग जाऊं। जी। बहुत बढ़िया बॉल थी और इस पर ये मारा है शॉट और ये घनश्याम सिंह फिर आगे हो गए। कमाल किया, कमाल की बैटिंग। और अगली ही गेंद पर ये आशुतोष तिवारी जी ने विकेट ले लिया है। कमाल है, अब वो आगे दिख रहे हैं। तो इस तरह की एक कमेंट्री करने की इसमें एक और कमेंट्री है सर जी, बिल्कुल यही T20 जा रहा है। मोर्चा की जी, तीसरा मोर्चा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल जिताने हराने में, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दामोदर यादव। दामोदर किसको कैच आउट कराते हैं? है कि उसको जी दामोदर यादव ने अपने साथ लिया है। बिल्कुल, लेकिन अभी देखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा आखिरी तक। लेकिन ये सही है कि भैया लोगों, राजनेताओं माननीय, आप भी, ये चुनाव है ना, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं आप भी, कोई जीतेगा कोई नहीं जीतेगा, लेकिन आप इसमें अपने को इतना इन्वॉल्व मत कर लीजिए कि दिक्कत हो जाए आपको। जी शुभांगी, नए मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार परिचय। बिल्कुल, नए मेहमानों का हम परिचय कराएंगे शरद जी। उससे पहले हमारे साथ हमारी सहयोगी अब पलक जुड़ेंगी और अभी नहीं, अभी पलक नहीं जुड़ेंगी। लेकिन इस बीच हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि अब हमारे पास एक नया पैनल है जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरवलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ अभिनव जी आपका मैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। रविंद्र जी आपका भी स्वागत है। रविंद्र जी, पहला आपका ओपनिंग कमेंट चाहूंगी। बीजेपी को जिस तरह से लगातार हम ये कह रहे हैं कि भरोसा था कि दतिया इस बार बीजेपी का होगा, इतना आसान नजर नहीं आ रहा, हर राउंड में कुछ नया है। देखिए, जिस तरीके से दतिया का चुनाव और सारे लोग आकलन कर रहे थे कि बीजेपी दतिया का जो चुनाव है वो बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाला है। जैसे भी आप कह रहे थे कि T20 मैच की तरह होने वाला है, बिल्कुल लगभग वैसे ही परिणाम आने वाले दिख रहे हैं, हमको भी दिख रहे हैं, सब आप लोगों को दिख रहे हैं कि तीसरी पार्टी के जो दामोदर यादव हैं वो जितनी वोट ले रहे हैं उतनी दोनों की धड़कनें बढ़ रही, कांग्रेस की भी धड़कन उतनी तेजी से बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि जितने ज्यादा वोट वो लेके जाएंगे उसमें से जीत हार का अंतर अंतिम दौर तक इसी तरीके से रस्सा कसी से चलने वाला। हो सकता है अंतिम ईवीएम खोले तब कुछ हजार वोटों से जीत हार का अंतर हो, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। और देखिए इस दतिया में चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं लड़ रहे, वहां सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही मुद्दा है। क्या नरोत्तम मिश्रा की जीत होगी या नरोत्तम मिश्रा की हार होगी? बिल्कुल सही बात है। और नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो एक ऐसा, इस पूरे चुनाव में एक ऐसा किरदार है जो न्यूट्रल एंटिटी होते हुए भी घनघोर तरीके से इन्वॉल्व हैं सिलेक्शन में। कमाल है साहब। देखिए, जिंदगी कभी कभी आपको किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। वहाँ से उन्हें कैंडिडेट होना था, कैंडिडेट नहीं हो पाए, फिर ये हुआ कि आप कैंडिडेट नहीं हैं, लेकिन जिताने की जिम्मेदारी नरोत्तम जी आप ही की है। और पीछे बंधे हैं हाथ, लेकिन शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। चलते रहे, कांटे चुभते रहे, तकलीफ़ होती रही, आँखें, नींद ना, इंसोम्निया हो जाता है जब आप तकलीफ़ में होते हैं। होता है साहब, राजनेताओं को समझिए ज़रा। ये बातें मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि हम राजनेताओं को कई बार मिस्टेकन करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उलझ जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वो धन कुबेर हैं। भाई साहब, आप और हमको भी अगर कई बार ये अवसर मिले और इतने सारे कांटों के ताज के साथ मिले
तो हमारे साथ 2 युवा नेता हैं, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से ये रात कत्ल की रात रही होगी भैया। 48 घंटे, मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं देख रहा था अजय जी और अभिनव जी, और ये रिपोर्ट इतनी चेतावनी देने वाली रिपोर्ट है। ए पॉलिटिकल फाउंडेशन की ये एक रिपोर्ट है, मेयर मॉर्टल्स द स्टेट ऑफ पॉलिटिशियंस मेंटल वेल बीइंग। इनका कहना है कि नतीजे के 24 घंटे 48 घंटे पहले राजनेता इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी, शुगर का फ्लक्चुएशन होना और हार्ट डिजीज के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। ये 48 घंटे उनसे जिंदगी का रस निचोड़ लेते हैं। भले ही वो मुस्कुराते हुए अगले 5 साल या 2.5 साल 3 साल चलते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा वाकई एक बहुत अहम रोल में है इस इलेक्शन में। जी शुभांगी, यानी कुल मेहमानों से रिएक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय धवले जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? क्योंकि शरद जी ने बताया किस तरह से ये रात अंतिम, यही रात भारी वाला माहौल हो जाता है। जी निश्चित रूप से शुभांगी जी, शरद जी मध्य प्रदेश की राजनीति को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की भी यदि बात कर ले तो क्योंकि मध्य प्रदेश में हमेशा से बाइपोलर इलेक्शन होते रहे हैं और 2 ही राजनीतिक दल यहाँ पे प्रमुख भूमिका निभाते रहे, तो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये उस तरह का इलेक्शन है जहाँ हमको परफॉर्म करना है। तो निश्चित रूप से जो परफॉर्म करेगा वही आगे जाएगा। और अदरवाइज हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों की स्थिति वर्तमान में जिस प्रकार की है कि जनता को आप पे यदि विश्वास रखना है तो आपको चुनाव दर चुनाव जीतते रहने पड़ेंगे। और जिस प्रकार से शरद जी ने कहा कि पॉलिटिक्स बहुत टाइम डिमांडिंग प्रोफेशन हो गया है, उससे भी इतर हम जाएंगे कि आपका सब कुछ डिमांडिंग है, मतलब आपको सब कुछ झोंक के राजनीति में जाना है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ऐसा अवसर था भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो संगठन का कार्यकर्ता रहे, जो संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति रहे। दूसरी ओर कांग्रेस से एक राज परिवार के व्यक्ति थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जहाँ पे सामान्य कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिए जाते हैं, सामान्य कार्यकर्ताओं को भी नेतृत्व करने का जब अवसर दिया जाता है तो वो आशुतोष तिवारी जी के रूप में चुनाव लड़ने सामने आता है। दतिया की जनता के समक्ष हमने ये एक नैरेटिव रखा था कि विगत 22 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो सुशासन और सेवा का अवसर मिला था उसको जिस प्रकार से नित नए आयामों के माध्यम से स्थापित किया था, हम उसके ऊपर वोट मांग रहे थे। दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो एक नो नेगेटिव सिंड्रोम होता है, जिसको हम कहेंगे कि नकारात्मक प्रचार के माध्यम से कांग्रेस उतरी थी और कांग्रेस का डे 1 से एजेंडा था कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, नरोत्तम दादा की टिकट कटी है। तो वो जो एक नैरेटिव बनाने में चल रहे थे और उसी के ऊपर उनका पूरा का पूरा दारोमदार था। एट दी एंड हमने ये देखा कि कल ही इलेक्शन रिजल्ट के पहले दिन, मतलब डे बिफोर, उसकी पूर्व रात्रि पे जिस प्रकार से कांग्रेस में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी का सस्पेंड किया गया, उनको निष्कासित किया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस धरातल पर कहीं नहीं थी। कांग्रेस सिर्फ एक नैरेटिव गेम, माइंड गेम खेलने में लगी थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को दतिया से हार से भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पे चुनाव लड़ा, हमने संगठन शक्ति से चुनाव लड़ा और हमारे सारे जितने शक्ति केंद्र थे, हमारे सारे 6 मंडल में भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति ने जितने अपने कार्यकर्ता थे उनका प्रण प्राण, अपना समर्पण सब लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने दतिया का विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था। यहाँ रविंद्र जी, एक और बड़ी चुनौती होती है, अभिनव जी की रिएक्शन में जरूर इस पर लेना चाहूंगा कि राजनेताओं की दुविधा कितनी होती है। अब देखिए, राजेंद्र भारती जी के बारे में निर्णय यकायक तो हुआ नहीं होगा, ये पहले से उनकी जो भूमिका थी उसको देख कर लिया गया होगा। अब चुनौती ये थी कि चुनाव के बीच में करें तो सैबोटाज का लेवल कथित रूप से जो है वो और बढ़ सकता है, तो भैया रहने दो इनको। अब अगर नतीजे आने के बाद करें और नतीजे ठीक नहीं रहे, ईश्वर ना करे, दोनों को शुभकामनाएं, आप आगे बढ़िए, अपना परचम फहराइए, दोनों को शुभकामनाएं। लेकिन अगर नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं होते तो फिर ये कहते कि ठीकरा फोड़ रहे हैं राजेंद्र भारती के सर, कितनी दुविधा रहती है। तो ठीक एक दिन पहले कितना विचार मंथन हुआ होगा कि अब कोई जोखिम नहीं है, मतदान हो चुका है, अब मतगणना का एक दिन पहले। मैं ठीक सोच रहा हूं दुबे जी? बिल्कुल सही है, यही है कि उन्होंने इसलिए लिया कि उनको मालूम था कि यदि वोटिंग के पहले लेते तो जो राजेंद्र भारती के समर्थक, राजेंद्र भारती का एक वोट बैंक है। क्योंकि वो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते हुए हमेशा जीतते आ रहे हैं। देखिए, वहां दतिया का एक मूल चरित्र है जिस तरीके को हमको देखना चाहिए कि वहां राजनीति में नरोत्तम मिश्रा, घनश्याम सिंह, अवधेश जो अभी कांग्रेस में है जिनको टिकट नहीं मिली, और राजेंद्र भारती, अवधेश नायक, इन 4 का चुनावी राजनीति में बड़ा इतिहास है। पिछले आप 5 या 6 चुनाव देख लीजिए, यही लोगों के आसपास केंद्रित है।
इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि ये जो चुनाव परिणाम आएंगे वो नरोत्तम मिश्रा की जीत और नरोत्तम मिश्रा की हार उनका भविष्य तय करेंगे। हार का ठीकरा भी उनके ऊपर फूटने वाला है और जीत होगी तो उनका भी भविष्य जो खतरे में जाने वाला है। इसलिए पूरा जो चुनाव है नरोत्तम मिश्रा के आसपास है। और देखिए राजनीति में जिस तरीके से दतिया का मतदाता वो इन्हीं के आसपास केंद्रित है, राजेंद्र भारती, घनश्याम सिंह, अवधेश नायक और नरोत्तम मिश्रा। तो ये जो राजनीति है वो इसी तरीके से चलेगी। राजेंद्र भारती के ऊपर जो कांग्रेस ने निर्णय लिया वो कांग्रेस के विचारधारा के रहे नहीं। कांग्रेस में आकर चुनाव लड़ा उन्होंने, अलग अलग पार्टी से रहे और उनको पता था कि ये जो इनको इनके परिवार के टिकट नहीं दे रहे हैं, अंततः ये सैबोटाज करेंगे और वो मतदान के एक दिन, मुझे तो लगता था कि मतदान के 24 घंटे के भीतर निकाल देंगे, लेकिन बिल्कुल सर, रिएक्शन ले लूं पहले धवले जी की, फिर हम चलेंगे घनश्याम सिंह जी का रिएक्शन लेने के लिए। जी तो शरद जी, मेरा ये कहना है कि धवले जी जिस तरीके से नैरेटिव की बात कर रहे थे, तो नैरेटिव पहले दिन से जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ था बन चुका था। नरोत्तम जी की जब टिकट कटी थी उसी दिन से वहाँ पे जो उत्पात मचा था, अराजकता फैली थी, उसके बाद से वहाँ की जनता पूरे तरीके से उन्हें निश्चय कर लिया था। अब ठीक है, हम तो कहते थे ये जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव है और सिस्टम चुनाव लड़ रहा था भाजपा के साथ, और हमारे नेता जीतू पटवारी जी, हमारा एक एक कार्यकर्ता जिस तरीके से दिन रात, आपने देखा होगा जीतू पटवारी जी सुबह से रात कभी इस मोहल्ले में जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हम सब लोग भी 10-12 दिन वहाँ पे रहे और हमने जिस तरीके से देखा वहाँ पे, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव था, हमने नहीं बनाया, जनता ने बनाया। तो रिजल्ट जो आ रहे हैं वो एक प्रशासन वर्सेस भाजपा वर्सेस जनता का चुनाव है और हमें उम्मीद है कि शरद जी हम 15वें राउंड तक हो सकता है ये चुनाव रिजल्ट इसी तरीके से चले, क्योंकि तीसरे कैंडिडेट है दामोदर, उनके वोट अभी पता नहीं चल पा रहे हैं कितने मिले उनको, 6000 से ज्यादा, करीब 6-8 6800 के करीब। वो वोट किसके क्या हैं ये एनालिसिस आप लोग करेंगे, लेकिन हम पूरे आश्वस्त हैं कि हम ये चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, दावे दोनों तरफ से हैं, लेकिन अजय धवले जी की भी आपको प्रशंसा करनी होगी और आप दोनों बहुत एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, अभिनव जी, और भाषा की शालीनता के आप दोनों पक्षधर हैं। इसलिए मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि आपने कुछ मेरी तारीफ की है, लेकिन अजय जी ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की बात करते हुए जो ओपनिंग नोट कहा, बहुत अच्छा लगता है जब राजनीति में तलखी से ज़्यादा हम तथ्यों पर रहते हैं और विश्लेषण करते हुए बहुत गरिमा से जो भी नतीजे हैं। जी अजय जी। शरद जी, मुझे लगता है मेरे मित्र अभिनव जी हम लोगों को एनलाइटन करेंगे इस विषय पे कि कांग्रेस ने एक भारी भरकम 40 स्टार प्रचारकों की सूची लाई। वो 40 स्टार प्रचारकों में से अभिनव जी भी फील्ड पे थे, मैं स्वयं दतिया था, अभिनव जी स्वयं दतिया में थे। उस 40 स्टार प्रचारकों में से भारतीय जनता पार्टी के सारे स्टार प्रचारक वहां प्रचार करने गए। कांग्रेस के 40 में से मात्र 4 स्टार प्रचारक गए और कांग्रेस में जीतू पटवारी को अकेला लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंघार ने, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, सबने छोड़ दिया। तो क्या ये ब्लेम गेम पहले से इसकी पटकथा रखती जा रही थी कि यदि हारते हैं तो जीतू पटवारी वही जवाब देंगे, अभिनव जी जवाब देंगे। तो अभिनव जी हमें एनलाइटन करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी भी उस चुनाव में 3 से 4 दिन रहे और जितने भी हमारे स्टार प्रचारक थे सभी लोग, सारे लोग, प्रदीप अहिरवार से लेके सबसे आखिरी नाम ले रहा हूं और सबसे ऊपर का नाम भी ले रहा हूं दिग्विजय सिंह जी, सभी लोग वहां पे थे। ऐसा कोई रहा नहीं जो वहां पे छूटा हो। कमलनाथ जी का जीतू पटवारी ज्यादा दिख गए। नहीं, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थे। अब उनके बारे में तो मतलब मैं भी, मतलब सुबह जब हम उठते थे तो वो 5 बजे से रेडी रहते थे और हम आधा घंटा लेट होते थे, तो उनकी एनर्जी का तो कोई जवाब नहीं है। और उन्होंने चुनाव में जिस तरीके से एक प्रदेश अध्यक्ष को मेहनत करनी चाहिए थी उन्होंने की, पब्लिक से बात करी, मतलब एक जहां से निकलते थे वहां हाथ जोड़ते हुए बात करते हुए जाते थे। तो हमें भरोसा है, हमारी मेहनत पर भरोसा है, हमारे कर्म पे भरोसा है। चलिए, मुझे लगता है आपके उम्मीदवार को भी भरोसा है। एक बार रिएक्शन हम सुनवा देते हैं। घनश्याम सिंह जी क्या कह रहे हैं हमारे सहयोगी ने, उमेश ने बात की है उनसे। जी घनश्याम सिंह जी हमारे साथ हैं। चौथे राउंड की गिनती में 833 वोटों से वो आगे हैं और खुद उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, चौथा राउंड आ चुका है, क्या स्थिति है? चौथे राउंड का मैंने रिजल्ट नहीं देखा, मैं बीच में आ गया। 833 से आगे हैं बता रहे हैं चौथे राउंड में। 33 वोट से आगे था मैं तीसरे राउंड में, 800 की और बढ़त मिल गई, 833 से आगे हूँ और हर राउंड में बढ़ता जाऊंगा। और खासतौर से शहर की जो पोलिंग है, 91 पोलिंग शहर में, उनमें बहुत जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। तो सर, अभी कौन सी पोलिंग से ये काउंटिंग चल? ये गोराघाट से शुरू हुई है और ग्वालियर रोड के दोनों तरफ का हो गया, थोड़ा सेवड़ा रोड भी हो गया, थोड़ा क्या पूरा हो गया, और भांडे रोड भी हो गया है। अब थोड़ा सा उन्नाव रोड और झांसी रोड का थोड़ा सा रूरल बेल्ट रह गया, उसके बाद शहर शुरू होगा। शहर के बाद वो 35 गांव होंगे दिनारा रोड वाले, और फिर बस ही। बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है, मिठाई भी बांट रही है, नरोत्तम सिंह मिश्रा का बयान दिया है।
देखिए बयान तो सब देते हैं, वो कार्यकर्ताओं का मोरल न करे इसलिए कहते हैं, लेकिन असली चीज़ तो अब शुरू हो गई ना। आप देख लीजिए खुद, मैं 833 से आगे हूँ और ये बढ़ती जानी है। ये कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह है जो लगातार कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है और लगातार ये बढ़त जो है बढ़ती जाएगी और जो है 12 से 1 बजे के बीच में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। करण बारिश के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, दतिया। तो आपने देखा कि दावे अपनी अपनी जगह, लेकिन घनश्याम जी बड़े कूल और कंपोज्ड कैंडिडेट है। मतलब ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अजय जी सहमत होंगे, आप अभिनव जी आप भी सहमत होंगे कि मुझे लगता है कि चुनाव के पहले बहुत ध्यान की भी एक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए तमाम राजनेताओं को, क्योंकि और ख़ासतौर से जो कैंडिडेट्स लॉन्ग सर्विंग लाइफ होनी चाहिए एक जनप्रतिनिधि की, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि बड़ी कठिनाई से एक नेता तैयार होता है साहब, और इसमें कम से कम 20-25 साल लगते हैं तब जाकर एक फायरी लीडर हमें मिलता है, और वो समाज का एक चेहरा होता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप किसी ब्यूरोक्रेट को रात 9 बजे के बाद फ़ोन लगा के देख लीजिए आपको क्या रिस्पांस मिलता है, अगर आप कॉमनर हैं तो। लेकिन एक राजनेता को आप 3 बजे भी पकड़ लेंगे सेल्फी के लिए किसी शादी समारोह में, जबकि उसकी पलकें मूंदी जा रही हैं। तो राजनेताओं का ये ध्यान रखना भी बड़ा ज़रूरी है, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण है। अजय जी, एक छोटा सा विषयांतर है थोड़ा सा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है ये। शरद जी, अब तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई है। जैसे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एरा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया कि यदि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप डे टू डे अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, तो पॉलिटिक्स में आप पीछे चले जाएंगे। तो वो बहुत आवश्यक भी है, अपने आप को अपडेट भी रखना है, जो नया जनरेशन है उसके साथ में मैचअप भी करना है, साथ साथ में आप क्या नए और इनोवेशन कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो लोगों को वो बहुत कुछ देखने में उत्सुकता है। और जब से ये 24/7 365 डेज टीवी का एरा आया है, तब से आप कुछ भी गलती कर देंगे तो आपकी गलती पकड़ी जाएंगी। वहाँ कोई ना कोई क्रिटिक बैठा है जो आपको कट छांट के आपको दिखा देगा। तो और भारतीय जनता पार्टी का होने की वजह से हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं इसलिए भी अधिक बढ़ जाती, क्योंकि हमारा नेतृत्व हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है कि हमेशा से व्यक्ति से अधिक संगठन को महत्व देना है, संगठन से अधिक देश को महत्व देना है। तो जब जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं, तब आपको इस प्रकार की जो आप परिस्थितियां कह रहे हैं कि आपको ध्यान की उससे, या आपको किस प्रकार से हम मेडिटेट कर पाए, किस प्रकार से हम पढ़ पाए, ये सब कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। और चलिए एक थोड़ा सा चुनाव के बीच में ही थोड़ा जायका बदलते हैं। इस बार का चुनाव तो बेहद दिलचस्प रहा ये दतिया में। उमंग सिंगार जी का भी सूरज शर्मा हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने बात की थी। वो जब दतिया में थे तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया, ये मैंने मध्य प्रदेश में कम देखा है कि गिटार के साथ कोई म्यूजिशियन मिल जाए रास्ते में आपको, और वो भी आपके समर्थन में एक गीत गुनगुना दे। वो जाहिर है कांग्रेस के समर्थक होंगे। सुनिए, बड़ा दिलचस्प मंजर था, बड़ा दिलचस्प लगा मुझे वो। देखिए। निकल पड़ा अब शेर मैदान में, डटा रहा जनता की शान में। निकल पड़ा अब शेर मैदान में, डटा रहा जनता की शान में। अब ये विकास की बात चली तो मौका तुम ना खोना। दतिया में जरूरी घनश्याम जी का होना, दतिया में जरूरी घनश्याम जी का होना, दतिया में जरूरी घनश्याम जी का होना, दतिया में जरूरी कांग्रेस पार्टी का होना। लोग अक्सर सोचते हैं आते सब हैं, करता कोई कुछ नहीं। ये चुनाव का वो मंजर है चुनाव का कि जहां अब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसा अजय जी कह रहे थे। लेकिन यही मेरी चिंता भी शुरू होती है कि एक राजनेता क्या क्या करे। अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दिन भर की एक्टिविटी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाले। मैं चाहता हूं विनम्रता से कि राजनेता इसको इतना डिमांडिंग भी ना बना दें कि परफॉर्मेंस ही वो ना कर पाए। वो पूरे समय जो जिसे हम कहते हैं कर्मकांड, सनातन में हम कहते हैं, वो कर्मकांड ही करता रहे, रात 3 बजे तक 4 बजे तक शादियां अटेंड करता रहे। कोई भी व्यक्ति हो, वो साधारण राजनेता हो, किसी पद पर ना हो, कार्यकर्ता हो पार्टी का, या वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, विधायक, सांसद, पार्षद हो, क्या करेगा साहब वो? अगर 3 बजे तक आप उसको जगाओगे और अगले दिन फिर उम्मीद करोगे कि 6 बजे वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए तैयार हो जाए। राजनीति को इतना डिमांडिंग मत बनाइए। कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, ये बहुत खूबसूरत बात है। इसको इस तरह अभिनव जी, एक छोटा सा कमेंट आप। देखिए शरद जी, जिस तरीके से पूरा चुनाव चल रहा है और चला, उसमें ये आपका गीत सुनकर भी अच्छा लगा। बहुत हेल्दी वातावरण भी रहा, अराजकता भी हुई, सब कुछ हुआ, और आखिरकार आज चुनाव का नतीजा है।
तो अपेक्षा हमको ये रखनी चाहिए कि लोकतंत्र में सारी चीज़ें बातें आनी चाहिए, जो मुझको आपके चैनल पे दिखती भी हैं सब आपके व्यवहार में, आपकी बातों से। तो मेरा यही कहना है कि चुनाव अपनी जगह, लेकिन जनता की जो समस्याएं होती हैं, यूथ हो, युवा, जिस तरीके से गिटार का प्रदर्शन हुआ, आज ये देश में एक नई पीढ़ी आ गई है, आप जेन जी स्टाइल। तो जेन जी और जेन अल्फा सब आने वाले, जेन अल्फा आने भी वाला है। तो अब क्या है, हर चीज़ बदलेगी। मतलब धवले जी भी सही बोल रहे हैं कि आज चीज़ें बदल रही हैं, मतलब हमको भी अप टू डेट रहना पड़ रहा है और सारी चीज़ होगी। हम भी इस दौर से निकले, अब आगे जा रहे हैं और हमारे पीछे लोग आ रहे हैं जो बहुत अलग क्रिएटिव हैं, कुछ जिनके शब्द हम बोल नहीं सकते वो भी गलत है, लेकिन बहुत क्रिएटिव लोग आ रहे हैं। तो उस क्रिएटिविटी के साथ सबको आगे बढ़ना है। एक एक चीज़ पे नज़र जनता भी रख रही है कि ये गलत हुआ हमारे साथ, ये सही हुआ, मतलब हर बातों का मिश्रण है। और दतिया का चुनाव जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं सर, मतलब 4 राउंड के बाद ये यही है। T20 जो बोल रहे हैं ना सर कि टेस्ट मैच के बाद वनडे आया, वनडे के बाद T20 आया, तो अब चुनाव भी मुझे लग रहा है कि वन साइडेड दतिया के और बांकीपुर में भी इसी तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये मिश्रण है। इस सेंट्रल इंडिया में जिस तरीके से लोग अवेयर हो रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, जेनजीज का जो पूरा एक कोलैबोरेशन आगे आ रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब राजनीति का परिदृश्य जो है वो पूरे तरीके से बदल रहा है। सोशल मीडिया का रोल ज्यादा बढ़ रहा है, यानी आप ये जी बिल्कुल, सोशल मीडिया बिल्कुल अपना रोल निभा रहा है। जैसे सोशल मीडिया शुरू से था, लेकिन अब उसका मुझे लग रहा है कि इस्तेमाल अपने बातों को उठाने के लिए, नौकरी के लिए, चाहे पेपर लीक, बहुत सारी बातें सामने आई कि ये बातें सोशल मीडिया से आई। मतलब सरकार का फेलियर जो हुआ वो भी इसी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आया। तो मुझे लगता है कि अब जनता अवेयर हो गई है और दोनों पार्टी पे, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब पे नजर रख रही है। 2028 और 29 तय मानिए कि पूरा जो कैंपेन होगा उसका एक बड़ा हिस्सा जेन जी के नाम होगा। और मोबाइल और सोशल मीडिया, बहुत पारंपरिक जो मीडिया के टूल्स हैं, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स, उनके साथ साथ सोशल मीडिया एक बहुत ही साइजेबल तरीके से सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम देख रहे हैं कि उन्होंने तो मोज़ो का इस्तेमाल शुरू ही कर दिया है, मोबाइल जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में। अब वो खुद ही ट्राइपॉड लगाकर, बिना किसी कैमरामैन या किसी न्यूज़ एजेंसी से बात किए बिना, वो खुद ही अपनी बात, और इसमें सबसे पायनियर व्यक्ति जो है, कोई उसका नाम बता दे तो मैं फिर आगे कहूँ, अगर आप लोग गेस कर सकते हैं कि बीते करीब 15 सालों में ऐसा कौन सा किरदार है भारत में जिसने इस बात को सबसे गंभीरता से समझा है। चलिए मैं बताता हूँ, उस व्यक्ति का नाम है अमिताभ बच्चन। ये वो शख्स हैं जिन्होंने खुद का ब्लॉग क्रिएट किया और इन्होंने अपने से जुड़ी सूचनाएं कि भैया फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले लीजिए भैया, हम ही से सुनिए भैया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी न्यूज़ एजेंसी के पास, आप हमसे सुनिए। अभी उन्होंने एक बीमारी वाली बात डाल दी, बड़ा घुमाते भी हैं गुरुजी, 80 साल के हो गए हैं, लेकिन इतना घुमाया उन्होंने, फिर बाद उन्होंने, मैं तो मैसी की बात कर रहा था, आप लोग सोचे कि मैं ही बीमार हो गया हूँ। तो बड़ा दिलचस्प है उनका मामला। और वो सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ पकड़ी कि भैया अपने को पहले अपने बारे में बताना, और हर अपने पोस्ट का वो नंबर डालते हैं, 4000 इतना इतना इतना, 4821, 4822, यानी भैया कितने समझदारी से आगे बढ़ते हैं। तो जब एक 80 साल का व्यक्ति सोशल मीडिया का इतना बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है टीम के साथ, तो जाहिर है हमारे युवा तुर्क तो गजब करेंगे ही। बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने, और टाइमिंग का भी बहुत खेल है। आप देखिए, पहला वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया था रात को 12 बजे जेनजी स्टाइल में। जब उन्होंने वीडियो शूट किया तो जेनजी ऑडियंस का जो जगने का टाइम है, यही कहा जाए सोशल मीडिया स्क्रोलिंग का टाइम, उसका ध्यान भी उन्होंने रखा। लेकिन एक बार फिर लौटेंगे दतिया पर, दतिया के टर्निंग पॉइंट। शरद जी, एक रैपिड फायर तो नहीं, लेकिन मैंने ये सवाल मनोज जी से भी किया था, एक और हमारे साथ बैठे थे महानुभाव, उनसे भी किया था, आपसे भी करना चाहूंगी। दतिया का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है? नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, नरोत्तम मिश्रा के आंसू, कांग्रेस ने अवधेश नायक को मनाया, या कांग्रेस की गुटबाजी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नरोत्तम जी, बस यही एक बात है कि मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे जहाँ तक, इस दतिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नरोत्तम ही हैं, नरोत्तम ही हैं, नरोत्तम ही हैं। इसीलिए किस बिंदु को मैं पकड़ूं, उनके टिकट कटने को, या उनके आंसुओं को, या कांग्रेस के अवधेश नायक को मनाने को, या कांग्रेस की गुटबाजी के सामने आने पर, या बीजेपी की गुटबाजी के सामने आने पर,
दोनों ही पार्टियों ने इसे पानीपत की लड़ाई के तौर पर लिया है। भयानक मुकाबला है, भयानक शब्द तो उचित नहीं होगा लोकतंत्र की दृष्टि से, लेकिन एक बहुत रोमांचक मुकाबले में बदला है। और दोनों पार्टियों ने ये समझा है कि ये दतिया किधर भी खिसक सकता है। कांग्रेस के लिए बहुत उम्मीदें थी क्या? मुझे लगता है कि उतनी नहीं थी जितनी बीजेपी नरोत्तम मिश्रा जी को जब तक उनकी मैदान में उपस्थिति संभावित मानी जा रही थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि ज्वाइनिंग टोली और बीजेपी कांग्रेस में खलबली मचा देने वाला ये नेता बहुत आसानी से वहां से सीट निकाल लेगा। तो कहा यह भी गया कि मध्य प्रदेश से एक ही नाम दिल्ली गया था और ये फैसला दिल्ली का था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं। तो तमाम चीज़ें जो अपनी जगह चल रही हैं वो चलती रहेंगी। चौथे राउंड में अभी कांग्रेस वहां आगे बढ़ रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नरोत्तम मिश्रा सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं जो ये देख रहे हैं कि इस चुनाव का नतीजा मेरा भी भविष्य तय करेगा। क्योंकि अगर ईश्वर न करे कांग्रेस बीजेपी, हम तो दोनों को बारंबार शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी पीछे छूटती है, नतीजा अनुकूल नहीं होता है, तो नरोत्तम मिश्रा जी पर सबकी निगाहें होंगी और ठीकरा फोड़ने में देर नहीं लगाई जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो नरोत्तम मिश्रा जी को चुनाव से क्यों हटाया गया? वो कौन सी रिपोर्ट थी जिस रिपोर्ट के चलते नरोत्तम मिश्रा जी को कहा गया कि टिकट आपको हम नहीं देंगे? तो बड़े सवाल भी हैं रहस्य से भरे हुए कि ऐसा क्या हुआ कि जब मध्य प्रदेश बीजेपी से सिंगल पैनल का नाम गया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, तो दिल्ली के पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जो ये कह रही थी कि वहां नरोत्तम मिश्रा जी के लिए चुनौती हो सकती है? क्योंकि टिकट कटने का और कोई कारण समझ नहीं आता है। जी अजय जी, इस पर कोई टिप्पणी आपकी? नहीं शरद जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जितने लोग जानते हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का ये कोई पहला अवसर नहीं है। निश्चित रूप से संगठन अपने नेताओं के बारे में और कुछ विचार करके रखता है, अपने नए नेतृत्व को भी अवसर देता है, जिसको हम कहेंगे कि पीढ़ी परिवर्तन का जिस प्रकार के अवसर भारतीय जनता पार्टी ने उत्पन्न किए, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी इस बात के लिए उत्साहित रहते हैं कि कभी ना कभी उनका भी नंबर आएगा। आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे हैं, एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता रहे हैं, जिस प्रकार से विचार परिवार से आते हैं, तो उनका अपना एक जो वहाँ के लिए दतिया के लिए उनका जो काम करने का मादा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका सम्मान किया, उनको वहां अवसर दिया। लेकिन निश्चित रूप से नरोत्तम जी मध्य प्रदेश की राजनीति में एक टावरिंग फिगर थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया। तो संगठन की अपेक्षा अपने कार्यकर्ताओं से भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी भली बात ये जानता है कि हमारे जीवन का निर्णय, हमारे संगठन का हमारे सांगठनिक कार्यों का निर्णय, हमारे राजनीतिक जीवन का निर्णय संगठन को लेना है, नेतृत्व को लेना है, तो निश्चित रूप से नेतृत्व अच्छा ही निर्णय लेगा। लेकिन आप जहां देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति के ऊपर फोकस करके चुनाव कभी नहीं लड़ा जाता। हमारे यहाँ सामूहिक शक्ति से निर्णय होते हैं और सामूहिक शक्ति से ही चुनाव लड़े जाते हैं। तो भाजपा की संगठन की शक्ति ने दतिया में चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से भाजपा की संगठन शक्ति विजयश्री भी प्राप्त करेगी। अजय जी, ये बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, भाजपा, लेकिन एक चेहरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि 2014 में कौन हो सकता था नरेंद्र मोदी जी के अलावा? कौन ऐसा नेता हो सकता था जो पूरे देश को ये भरोसा दिला सकता था कि देश की दशा और दिशा बदलने के लिए बीजेपी जो, तो चेहरा इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है चेहरा किसी भी राजनीतिक दल के लिए, जैसे कैप्टन इम्पॉर्टेंट होता है, या फिल्मों में हम कहते हैं कि एक सेंट्रल किरदार होता है कि साहब ये फिल्म किसके कंधे पर जा रही है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए दतिया में नरोत्तम मिश्रा उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनका चेहरा बीते तो 3 चुनावों में तो कम से कम आप बेहिचक कह सकते हैं, और दतिया का जिस तरह से उन्होंने एक टर्न अराउंड किया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए कई बार तो दिल करता है कि एक सूचना के अधिकार के तहत पूछ लें, लेकिन अब वो बाध्यता है नहीं कि कांग्रेस का आला कमान हो या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो कि वो जवाब दे दे कि आपकी सूचना के अधिकार के तहत किए गए प्रश्न के तहत ये जानकारी है, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट इसलिए काटा गया है। ये गोपनीयता हमेशा गोपनीयता ही बनी रहती है, लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी इस चुनाव में न मैदान में होते हुए भी वो अदृश्य रूप से मैदान में है। अभी भी वो जब देख रहे होंगे टेलीविजन, उनकी बेचैन निगाहें पड़ रही होंगी, तो मैं निश्चित तौर पर उनकी बेचैनी को, उनकी पीड़ा को हम सभी समझ सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत और हार दोनों उनके लिए किस रूप में सामने आएंगी शायद वो भी नहीं समझ पाएंगे।
और इसका विश्लेषण तो बाद में ही होगा। जी शुभांगी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए शरद जी कि नरोत्तम मिश्रा के ही इर्द गिर्द ये चुनाव रहा। निश्चित तौर पर आपने जिस तरह से वो रैपिड फायर का जवाब दिया था कि नरोत्तम मिश्रा नरोत्तम मिश्रा नरोत्तम मिश्रा, लेकिन इस बीच ये भी बात थी, चूंकि ये अंदर का चुनाव कहा जा रहा था, कोई भी मुद्दा स्थापित नहीं हो पाया। हमारे साथ दुबे जी मौजूद हैं। दुबे जी, आप मानेंगे इस बात को, विकास की बात नरोत्तम मिश्रा जी अभी कह रहे थे जब हमारी टीम ने उनसे चर्चा की कि विकास चाहती है, दतिया मांगे विकास, लेकिन विकास से ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि चेहरों पर इस बार बात हुई और यह भी कहा गया कि इस बार उम्मीदवारों पर नहीं नैरेटिव पर चुनाव लड़ा गया। देखिए, नरेटिव अपनी जगह, दतिया की पहचान नरोत्तम मिश्रा से थी। जिस तरीके से वो जीत रहे थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पदों पर दिया या उनको पहचान दी, गृह मंत्री बनाया, तो मध्य प्रदेश के लिए नरोत्तम मिश्रा नहीं पूरे देश के लिए पहचान बन गए थे। एक समय तो वो राष्ट्रीय स्तर पर बयान के लिए जाने लगे रहे, उनकी बयानबाजी से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहते। जिस नीति के लिए आरएसएस जानी जाती है, जिस नीति सिद्धांत के लिए आरएसएस जानी जाती है, कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के लिए वो कहने लगे थे। तो मध्य प्रदेश की जो उसके साथ साथ पूरे देश में नरोत्तम मिश्रा पहचान बन गए थे, तो उसमें दतिया का नाम था क्योंकि दतिया की जनता ने उन्हें जिताकर भेजा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने निर्देश दिया कि घर में बैठिए, तो ये निर्देश अचानक नहीं दिया, अचानक दिया उन्होंने, ये पहले से नहीं बताया था, वो तो फॉर्म ले चुके थे। यदि उनको पहले से इशारा कर दिया गया होता कि नहीं साहब आपको इस बार मौका नहीं दिया, किसी नए को दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है, चौंकाने वाले निर्णय लेती है, लेकिन चौंकाने और अपमान करने में थोड़ा सा अंतर है। ये अपमानजनक परिस्थिति थी जिसका पराभव हमको देखना पड़ा कि जो वहां के समर्थकों में नाराजगी आई, सड़कों पे आंदोलन हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कब्जा हो गया, ये नाराजगी है, ये असंतोष था कि किसी का अपमान ऐसे नहीं किया जा सकता। आप पहले बता देते कि साहब आपको टिकट नहीं देंगे, अगले किसी को मौका देना। तो ये इस वजह से जो माहौल बना, अब वो दतिया में चुनाव सारे मुद्दे एक तरफ हो गए, नरोत्तम मिश्रा ही मुद्दे कि नरोत्तम मिश्रा जीतेंगे या नरोत्तम मिश्रा हारेंगे। तो जिस तरीके से वहां नरोत्तम मिश्रा, और देखिए मेरे को भी एक बार मौका मिला, मैं जब नई दुनिया में था तो मुझे भेजा गया था कि जाइए वहां 2 दिन रह के आइए, और मैं नरोत्तम मिश्रा जी से बिना मिले मुझे बोला गया था कि वहां होके आइए। तो मैं चुनाव से पहले गया तो नरोत्तम मिश्रा के गली गली अस्पताल गया, किस तरीके से अस्पताल बने, स्कूल बने, सड़कें बनी, ब्रिज बने, तमाम चीजों के लिए वहां लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कुछ नाराजगियां रहती, हर नेता के प्रति समर्थन और असहमति रहती है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता थी वहां, नरोत्तम मिश्रा के लोग चाहने वाले थे, ये बात बिल्कुल सही बात थी। देखिए, अब वोटिंग नहीं होता, वोट तो चुन के गिनी जा रही है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता बरकरार थी। हो सकता है नाराजगियां हो, लोगों में हर नेता के प्रति नाराजगी होती है, आप जिससे चाहते हैं उससे नाराज भी होते हैं, तो हो सकता है लोगों में नाराजगी रही हो। तो अब जो वजह है उसकी वजह से पार्टी को यदि उनको हटाना भी था तो पहले से बोल दिया जाना चाहिए, किसी का अपमानजनक तरीके से नहीं हटाया जाए। यदि उन्होंने फॉर्म ले लिया रहा तो फॉर्म लेने की नौबत ही नहीं आने देते। सबको पता था चुनाव डिक्लेयर हो गया, हमको 15 दिन पहले डिक्लेयर हो गया रहा, तो ये वजह थी। और नरोत्तम मिश्रा इसलिए वहां चुनाव में महत्वपूर्ण रहेंगे। यानी और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो सहानुभूति की बात हो रही थी उसे भी बांटा है नरोत्तम मिश्रा ने। शायद हो सकता है कि अगर नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो राजेंद्र भारती के प्रति कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जनता का एक सहानुभूति का भाव आता। लेकिन ये चुनाव अहम क्यों है ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की सियासत इससे बदलेगी। जीत हार के बाद ये चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा। और नरोत्तम मिश्रा की अगर हम बात करें तो उनका भविष्य तय होगा। निश्चित तौर पर बार बार ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जीते तो भी उनके बारे में सोचा जाएगा, हारेंगे तो भी उनके बारे में सोचा जाएगा। और बीजेपी अगर जीतती है तो 2028 में कई चेहरे भी बदल सकते हैं, ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या जीतू पटवारी का कद बढ़ जाएगा? क्योंकि लगातार जिस तरह से निंदा वो झेलते आए हैं, प्रहार वो झेलते आए हैं, एक युवा नेतृत्व में जिस तरह से हम देख रहे हैं, कांग्रेस के भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, क्या कहेंगे आप? जीतू पटवारी जी का कद बढ़ जाएगा? क्योंकि संगठन सृजन तो खूब हुआ है। अभिनव जी देखिए, नैरेटिव अब मतलब सबसे बड़ी बात तो सामने भाजपा की वहीं आ गई थी जब नरोत्तम मिश्रा जी ने फॉर्म ले लिया था। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये बात वहाँ पे होती भी थी जब हम प्रचार में रहते थे। तो जीतू पटवारी जी ने फोकस सिर्फ चुनाव पे किया, जनता के मुद्दों पर किया, लगातार वो मतलब रुकते नहीं थे, ठहरे नहीं, चलते ही जाते थे। मतलब सुबह 4 बजे से हम स्टेशन जा रहे हैं, कभी फिर वहां से दौड़ के फिर हरदा जा रहे हैं, फिर इंदौर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दतिया में पूरे तरीके से जितने टाइम रहे उन्होंने मतलब बिना रुके। ये जीत जो है ये जीतू पटवारी जी की है। मतलब ये शरद जी, मैं उनको व्यक्तिगत, मैंने बहुत 25 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन मैंने जीतू पटवारी जी जैसा प्रदेश अध्यक्ष और जीतू पटवारी जी जैसा नेता जिसके अंदर एक जुनून
एक जनता के लिए दीवानगी, मतलब उनके मुद्दों को उठाना और उनकी बात को सुनना और उस पर एक्शन लेना। मतलब जीतू पटवारी, ये जीत पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और जीतू पटवारी के जबरदस्त नेतृत्व की होगी। चलिए, नेतृत्व पर तो आपने कहा, लेकिन फिर बात वही राजेंद्र भारती, उन्हें अचानक ही, ना सिर्फ ये हम कहें कि चलिए ठीक है कि एक ऐसा एक केस आता है जिसमें उनको हटाना पड़ा, फिर सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ, लेकिन फिर घनश्याम सिंह क्यों? देखिए, लोकल लेवल पे राजेंद्र भारती जी को शुरुआत में ही कहा गया था कि आपके परिवार से जीतू पटवारी जी, हम सब लोग उस पर डिबेट करते थे, पर उन्होंने बड़ा दिल दिखाया था, आपने दिल नहीं रखा उनका। उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया था कि मेरे परिवार से मत आप किसी को लाइए, पार्टी जो चाहेगी वो होगा। देखिए, दतिया में बहुत सारे नेता हैं जो बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनकी बातों को भी सुना गया, पार्टी ने संज्ञान लिया, हरीश चौधरी जी तक बातें गई। तो अनुशासन तो मुझे लग रहा है कि हमारी पार्टी में, मतलब कहा जाता है कि हमारी पार्टी में नहीं होता, उन पे कार्रवाई हो गई। और इनकी पार्टी में जिस तरीके से सब कुछ अराजकता सामने देखी गई, कुछ नहीं हुआ। आज सब अपने पद पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, आंसू तक बहे, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। तो ये कांग्रेस और भाजपा में बहुत अंतर है, एग्रेशन है, सारी चीज़ें हैं, सबसे पुरानी पार्टी है और अपना पक्ष रखती है। और जीतू पटवारी जी उदाहरण है, लड़ाई लड़ी जनता की, तो आज रिजल्ट 5वें राउंड में भी फाइट चल रही है और आगे जीतेंगे हम। देखिए, लेकिन ये भी बहुत, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि नेतृत्व की कसौटी चुनाव हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और यही दिक्कत कई बार बहुत संभावनाशील राजनेताओं के करियर पे बड़ी भारी पड़ती है। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि 5 इनिंग 6 इनिंग के बाद अचानक एक फैसला हो जाता है। अभी एक नामचीन रिहाणे ने संन्यास ले लिया है, बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, लेकिन लंबे समय तक, चूँकि अब हमारे यहाँ क्रिकेट की एक फैक्ट्री खुलने की वजह से प्रतिभाओं की भी फैक्ट्री खुल गई है और इस फैक्ट्री की वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो राजनीति में भी यही है कि ये चुनाव जीते। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही भी थी कि मीडिया हर चीज को कहता है सेमीफाइनल, सत्ता का सेमीफाइनल। अब उत्तर प्रदेश है, देखिएगा फिर शुरू हो जाएगा अभी इसी दिसंबर से, सत्ता के सेमीफाइनल में कौन जीतेगा। तो बस कहानी, यानी कि एक चुनाव फैसला कर देगा। अरे भैया, परफॉर्मेंस करिए, अच्छे से आगे बढ़िए, संभावनाएं हैं तो मौके आपको मिलते रहें। लेकिन तमाम बड़ी चीज़ें आपको बता दें, एक बार और अपडेट दे दें कि चौथे राउंड के बाद जो स्थितियां हैं वो अभी भी कांग्रेस के पक्ष में हैं और ये रोमांचक नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ बढ़ता हुआ चुनाव दिख रहा है। विश्वास सारंग जी क्या कुछ कह रहे हैं, सूरज शर्मा के साथ है, हम सुन लेते हैं। देखिए, जो है 5वां राउंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की बढ़त कुछ घट गई है, लेकिन बढ़त बनी हुई है, 300 वोटों पर आ गई है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये चुनाव 100 से लेकर 500 के बीच के अंतर में या उससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि चुनावी राजनीति के अगर दिलचस्प मुकाबले देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुए हैं। कई बार तो ये हुआ है कि 2-3 मतों के अंतर से भी जीत हार हुई है साहब। तो आप T20 में कहाँ जाते हैं? ये लोकतंत्र का जो T20 है ये उस T20 पे भारी है। क्या कहेंगे धवले साहब? निश्चित रूप से शरद जी, जिस प्रकार से चुनाव होने लगे हैं तो वो चुनाव बहुत ही हम कहेंगे कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन संगठन को किसी भी संगठन को ये पता होता है कि उसने कितना परिश्रम किया और उसका परिणाम क्या आने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना बूथ का एनालिसिस था, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी और आदरणीय आशुतोष तिवारी जी ने माँ पीताम्बरा को साक्षी मानकर दतिया के विकास का जो संकल्प लिया था, निश्चित रूप से दतिया की जनता भी उस संकल्प का सम्मान रखेंगी। जनादेश अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और भारतीय जनता पार्टी के विगत 22 वर्षों का जो सेवा सुशासन का इतिहास रहा है, उस इतिहास को भारतीय जनता पार्टी के काम को वहाँ की जनता सराहेगी और अपना जनादेश देगी। तो निश्चित रूप से हम बड़े आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलने वाला है और एक ऐसा थंपिंग मैंडेट मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक हमने जो परिपाटी स्थापित की है कि विकास और विकास के बाद ही प्रो इनकम्बेंसी का वोट और प्रो इनकम्बेंसी के वोटों से सरकारें जो बनती है उसको हम स्थापित करेंगे। अभिनव जी, एक क्विक कमेंट इसी पर आपका, फिर हम नए पैनल के साथ आगे चर्चा को बढ़ाते रहेंगे। 5वां राउंड भी हो गया और कांग्रेस आगे है। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि मुझे अब जो लग रहा है कि शहर में पहुँचने वाले हैं हम। गांव की जितने भी सराउंडिंग एरियाज थे, गांव के जो क्षेत्र थे, वहाँ पे एक राउंड और होगा और उसके बाद शहर आ जाएगा और शहर में जो गुस्सा था भाजपा के लिए वो क्लियर होगा और हम लगभग, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम 7-8 हज़ार के वोट से मार्जिन से जीतेंगे।
बिल्कुल ठीक बात है। और हम बात कर रहे थे सबसे था शाजापुर सीट जो थी 28 वोटों से फैसला हुआ था भाई साहब, सिर्फ 28 मतों से। और यहां विजेता थे अरुण भीमावत भाजपा 98,960 और उप विजेता हुकुम सिंह कराड़ा 98,932। सोचिए साहब, 28 रन सिर्फ नहीं बना पाए हुकुम सिंह कराड़ा और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। टिमरनी की बात करें तो कांग्रेस के अभिजीत शाह ने भाजपा के संजय शाह को करीब करीब 950 मतों के अंतर से परास्त किया था। 2018 की बात करें तो 121 वोट से ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक कांग्रेस के जीते थे, केवल 121। आंकड़ा शुभ था, है 121। हमारे यहाँ माना जाता है 51, 21, 101, तो 121 से। और नारायण सिंह कुशवाहा जी पीछे चले गए थे। सुवासरा से ये बात हम 2018 की कर रहे हैं, हरदीप सिंह डंग केवल 350 वोटों से जीते थे। बीना में ये अंतर था, महेश राय का 632 भाजपा के थे, कोलारस में 720 और दमोह में विजेता राहुल सिंह लोधी 798। तो दतिया क्या उसी इतिहास की तरफ बढ़ रहा है। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको छोड़कर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेकवा के लिए, क्योंकि वहां भी ध्यान रखिएगा बांकीपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां भी रहेंगे, बांकीपुरवा भी बताते रहेंगे और गुजरात की तरफ भी चलेंगे। 3 ही है बाई इलेक्शन। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, अभी गए और अभी लौटे।